अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है बिहार इलेक्शन में मुसलमानों की हिस्सेदारी और सियासी पार्टियाँ। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के नौजवान लीडर कारी सुहैब साहब। कारी सुहैब साहब बिहार प्रदेश राजद यूथ के सदर हैं और इसके अलावा मिली व समाजी सरगर्मियों में भी काफ़ी मुतहरिक रहते हैं। तो कारी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं और बिला किसी ताखिर के मैं पहला सवाल आपके सामने रखता हूं कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कल इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है। तो इस मौके पर मेरा एक सवाल यह है कि 2015 का जो असेंबली इलेक्शन था और 2020 का इलेक्शन है, इन दोनों इलेक्शन में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है, कैसा फर्क महसूस हो रहा है? जबकि 2015 में बिहार की एक बड़ी सियासी जमात जनता दल यू भी आपके साथ थी और इस वक्त वो अलग है, आप लोग अलग हैं। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि सेकुलर वोट कहाँ तक आपके साथ जाएगा और सेकुलर वोट जो है क्या किरदार अदा करेगा? सबसे बड़ी बात सबसे पहले मैं बसीरत ऑनलाइन को मुबारकबाद के पेश करना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक बड़ी आवाज बसीरत ऑनलाइन है जो खुसूसी तौर पे सेकुलर समाज के लोग के साथ साथ खुसूसी तौर पे मुसलमानों के मसाइल को बड़ी बेबाकी से बसीरत ऑनलाइन उठाता है। और बसीरत ऑनलाइन बहुत ही बुनियादी बात, किसी शो में नहीं और कोई दिखावे में नहीं या किसी लालच में किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा के साथ खड़ा नहीं होता है। अपनी बात बहुत ईमानदारी से रखता है और लोगों की बातों को अंदर से निकाल के बाहर लाता है। और आपको और आपकी पूरी टीम को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में जब तमाम मीडिया के लोग, चाहे वो छोटे से छोटे पोर्टल हों चाहे बड़े से बड़े, ये तमाम लोगों ने अपनी जमीर को बेच दिया है। इस वक्त हर मीडिया का लोग या मीडिया में काम करने वाला पत्रकार ये सोचता है कि मैं रातों रात कैसे करोड़पति बन जाऊं, कैसे लाखपति बन जाऊं। ऐसे हालात में आप लोग जिस मेहनत के साथ समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी देके, अपना नुकसान करके, इस फकीरी में मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। पहली बात। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि 2015 में और अभी में फर्क ये है कि 2015 में सब लोगों ने मिल करके बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जितने भी सेकुलर सोच वाले लोग थे वो सब लोग बिहार आए। उस वक्त नरेंद्र मोदी की जब हुकूमत बनी थी 14 में, उससे पहले लालू जी ने कहा था कि देश रहेगा कि टूट जाएगा, ये 2014 तय करेगा। और 14 के बाद जिस तरह से इस सरकार ने, जालिमाना हुकूमत ने जिस तरह का फैसला लेना शुरू किया, लोगों में बेचैनी हुई कि मुल्क रहेगा कि टूट जाएगा, ये बात साबित हो रही है। ऐसे हालात में सब लोगों ने कहा, लालू जी की तरफ लोग देखने लगे कि अब इस बिहार को बचाना है तो लालू जी को ही आगे लाना होगा। लालू जी ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री मान लिया, मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया जिसने लालू जी को झूठे केस में जेल भेजने का काम किया। राजद के चाहने वाले लीडरों पर पिछले 10 साल में नीतीश कुमार ने जबरदस्त मुकदमे करवाए, खूब मुकदमा करवाया, तरह तरह का उसके ऊपर जुल्म हुआ। सारे जुल्मों को, सारे चीजों को भूल करके, अपने ईगो को भूल करके मैं कह सकता हूं कि लालू जी के अगर मैं होता तो मैं नीतीश कुमार को कबूल नहीं करता। बल्कि पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए नीतीश कुमार एक दगाबाज इंसान है, उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन लालू जी ने कहा कि जब करेगा तब करेगा, आज देश को बचाना है। बिहार अगर हम हार जाएंगे तो फिर बंगाल और आसाम और उसके बाद क्या होगा इस देश में पता नहीं। तो भाजपा को रोकने के लिए लालू जी ने कुर्बानी दी और नीतीश कुमार को चेहरा माना ही नहीं। जब रिजल्ट आया तो हमारी सीट ज्यादा आई, 10 सीट उनसे ज्यादा थी। लोगों ने कहा कि भाई आपकी सीट ज्यादा है इसलिए मुख्यमंत्री राजद का होना चाहिए। लालू जी ने कहा कि नहीं, मैंने जबान दे दिया है, हम जबान से पीछे नहीं हटेंगे।
उसके बाद स्पीकर बनाने की बात आई। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पार्टी का स्पीकर होगा। लालू जी बात मान गए। लालू जी को लोगों ने फिर कहा कि ऐसी गलती मत कीजिए। लालू जी ने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं करेगा, और लालू जैसा भोला आदमी स्पीकर भी उसका रहने दिया। और इनकी बातें तो चल ही रही थी, अंदाजा वही था जो हुआ, लोगों का जो खदशा था। एक बहाना बना करके इन्होंने बहाना बना करके और समर्थन वापस लिया। और रातों रात मैं मौजूद था, हम लोग जब गवर्नर से टाइम मांगे तो गवर्नर ने नहीं दिया, बोला हॉस्पिटल चला गया है। और रात में आकर के और रातों रात किसी को खबर मिलेगी शपथ करा दिया। बहरहाल, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई सीधा गांधी और गोडसे के बीच की लड़ाई है, ठीक है ना। ये गोवलकर और अंबेडकर के बीच की लड़ाई है। ये गोवलकर का संविधान लाना चाहते हैं ये लोग, इनके गुरु हुए, जिनके संविधान से, जिनके आदर्श भाजपा के लोगों के आदर्श गोवलकर हैं, और एक तरफ अंबेडकरवादी लोग हैं। तो अंबेडकर का संविधान रहेगा या गोवलकर का संविधान रहेगा, ये तय करेगा ये चुनाव। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। तो लोगों का ये ख्याल है कि किसी भी तरह से मुल्क बचा रहे, बिहार बचा रहे। तो इस वक्त बिहार की जो लड़ाई है 2015 और 2020 में एक बड़ा फर्क ये है कि 2020 ये तय करेगा कि देश में एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर के अपने अंतरात्मा को आरएसएस के हेडक्वार्टर में गिरवी रख दिया है, उसमें ताला मार दिया गया है, और इनकी अंतरात्मा वहां बंद है। ये तब तक बंद रहेगी जब तक बीजेपी चाहेगी। तो 2020 में ये तय होगा कि एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीए लागू करने में नीतीश कुमार ने बहुत कूद के उछल के काम किया, और इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को देश विरोधी बताने के लिए, या उनके वोट का अधिकार को छीनने के लिए, या उनके नागरिकता को छीनने के लिए नीतीश कुमार कूद के आगे गए। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि मुसलमान का वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, यह असल मुद्दा है इस बार के चुनाव में। आपने देखा कि जब सीए बिल पास हुआ, रात के 9 बजे बिल पास होता है, और 12 घंटे के बाद देश का पहला नेता है तेजस्वी यादव जो पटना में धरने पे बैठ गए। 1-2 घंटा धरने के बाद गांधी की मूर्ति के पास गए, वहां उन्होंने शपथ लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए एनआरसी सीए बिहार में नहीं लागू करने देंगे। उसके बाद देश की पहली पार्टी थी जिन्होंने पूरे बिहार को बंद का ऐलान किया, और बंद किया, और ऐसा सफल बंद 80 साल के बूढ़े भी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा सफल बंद नहीं देखा। दैट मीन्स तमाम सेकुलर समाज के जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, चाहने वाले लोग, उनके जो वोटर हैं, उन लोगों ने इस बंदी को पूरी तरह से कामयाब किया और लगातार आंदोलन किया। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही गया में इस धरने को शुरू किया। हमारा यूथ का जिला अध्यक्ष था सतीश दास, उसके साथ और भी लोग मिले, सब लोगों ने मिलकर उसको मदद किया, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने भी मदद किया, और तब जाके वो धरना चला, लगातार चलता रहा। और तेजस्वी यादव जी भी उस धरने में गए। उसके बाद मुजफ्फरपुर, आप आ जाइए, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सब जगह तेजस्वी जी शामिल हुए। तमाम लोकल लीडर जगह जगह इस धरने को सफल करवाए, और पार्टी के तमाम लोग, उसमें मैं भी था, सभी धरने में बिहार के, चाहे मनोज झा हो, मनोज झा भी काफी जगह गए, चंपारण से लेके बेगूसराय से लेके सब तरफ। तो जहां जहां सब जगह पार्टी के लोग गए, उसको कामयाब किया। अब कुछ लोगों ने ये बात कही थी मुझे कि राजद खामोश रही, इसलिए मैं इस तफसील को बता रहा हूं, क्योंकि आपके वसीयत ऑनलाइन से लोगों को जानकारी मिले कि एनआरसी सीए के खिलाफ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे फ्रंट फुट पर खेलने का कोशिश किया और काम किया उसके खिलाफ, एनआरसी सीए के खिलाफ, तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, और इस बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन करता रहा, जिसका नतीजा था बिहार असेंबली में तेजस्वी जी आए। जब असेंबली में शुरू हुआ तो तेजस्वी जी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं,
उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि बिहार के तमाम एमएलए ये एक प्रस्ताव पारित करें कि बिहार में सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। चुनांचे नेता प्रतिपक्ष के पास चूंकि 81 वोट था, कांग्रेस का था, तमाम लोगों को ये बताना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा इस बिल के खिलाफ आंदोलन किया। चाहे दिल्ली में हमारे मनोज झा हो, आप उनका पार्लियामेंट का स्पीच सुन लीजिए, उतनी जोरदार बात रखने वाले कोई नहीं थे। बिल फाड़ देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपके बिल फाड़ देने से वो रद्द नहीं हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने बिल फाड़ा उनका भी मैं समर्थन करता हूं, जिन लोगों ने भी सीएएनआरसी का खिलाफ किया मैं उनका सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने बिल फाड़ा उनको ये जवाब देना चाहिए कि आप जिसके अलायंस में तेलंगाना में सरकार में हैं, टीआरएस ने उस बिल का समर्थन किया, आपने उस समर्थन पत्र को फाड़ा कि नहीं फाड़ा? आपने तेलंगाना में उस सरकार के खिलाफ आपने आंदोलन किया कि नहीं किया? आपने अपना समर्थन वापस लिया कि नहीं लिया? ये भी आपको बताना चाहिए कि समर्थन पत्र जो आपने दिया था उस समर्थन पत्र को भी फाड़ना चाहिए। तो ये चुनाव इसी पर होगा कि चूंकि ये जो कोरोना आ गया जिसके वजह से ये मुद्दे थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा नीतीश कुमार जी उछल उछल के एनआरसी लागू करवाएंगे। तो इस वक्त हम लोगों को छोटे छोटे मुद्दे को, ठीक है मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन नागरिकता खत्म हो जाए उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। हम एमएलए बने नहीं बने ये तय करना होगा लोगों को कि भाई आज यूपी में सरकार बनी बीजेपी की, इसी आवेश में लोगों ने अपने वोट को बांट दिया, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला। अरे अपने घर में हो शिकायत करो, जितनी शिकायत करनी है करो, मगर घर मत छोड़ो। घर जैसे ही छोड़ोगे घर कमजोर होगा, दुश्मन हमला कर देगा। आज यूपी में क्या हाल है, यूपी में ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि आज हम तो मिला था वहां का मुसलमान लोग, बेचारा बोल रहा था कि पुलिस जिसको चाहती है उठा लेती है और किसी केस में डाल देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस वहां क्रिमिनल हो गई है, पुलिस नहीं रह गई है, सरकार पुलिस को गुंडा बना दिया है। तो बिहार के मुसलमान, खुसूसी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, दलित और अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग सबसे पहले इस बात के लिए वोट करेंगे कि चुनाव के बाद हमारे नागरिकता को छीनने की कोशिश नहीं हो। अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उनकी क़यादत में हमारी हुकूमत बनेगी, तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाजपा की कोई चाल बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। याद होगा, लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद करा देना चाहता हूं कि जब लालू यादव सरकार में थे तो प्रवीण तोगाड़िया को पटना के एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। लालू यादव जब सरकार में थे तो बिहार में कहीं भी आरएसएस को अपना परेड कराने के लिए छुप के कराना पड़ता था। वो हिम्मत नहीं थी कि गांधी मैदान में कभी आकर के परेड कर ले। लेकिन आज नीतीश कुमार जब से सरकार में है, गांव गांव में आरएसएस का ऑफिस खुल गया है, गांव गांव में परेड हो रहा है, हिंदू नौजवानों के हाथों में तलवार पकड़ाया जा रहा है, हिंदू नौजवानों के हाथों में बंदूक पकड़ाया जा रहा है और हिंदू नौजवानों की पूरी नस्ल को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। वो विशेष तौर पर, खुसूसी तौर पर दलित अति पिछड़ा समाज का लोग है। बारूद के ढेर पर खड़ा किया हुआ है, ये नुकसान 10-20 साल के बाद पता चलेगा। हिंदू नौजवान गुस्से में, क्रोध में जी रहा है। जब कोई माँ अपने बेटी को विदा करती है दामाद के साथ, तो ये सोच के विदा करती है कि मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे दामाद के दिमाग में जो नफरत भरा हुआ है, जो किसी समाज से नफरत करेगा वो अपनी बीवी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। इसी तरह से एमआईएम ने भी वही काम किया है, मुस्लिम नौजवानों के को बिल्कुल उग्र कर रहा है, उनके अंदर गुस्सा और क्रोध भर रहा है। देखिए 20 साल 15 साल के नौजवान से जब बात कीजिएगा, जैसे मैंने उस दिन कुछ बोला था तो उसके बाद कमेंट आने लगा, गालियां भद्दी भद्दी मुझको देने लगे एमआईएम के लोग। मैंने कमेंट देखा और देख करके मैंने चेक किया कि कौन कौन लोग हैं। मैंने देखा कि भाई इसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी और फलाना लोग लिखे हुए हैं और उसमें गालियां दे रहे हैं मादर पिदर का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरी बात सिद्ध हो गई कि हमारे समाज को खराब किया जा रहा है। एक तरफ देखिए ना, सीमांचल हमारा बारूद के ढेर पर है,
एकदम आर पार वहां हो गया है। चले जाइए जहां से ओवैसी साहब एमपी हैं, वहां देखिए आर पार हो गया है। अरे चार मीनार के बगल में मंदिर बन गया, वहां पे मीनार पे वहां पूजा होने लगी, उसको तो बचा ही नहीं सके। मैं 3 सवाल करना चाहता हूं आपके बसत ऑनलाइन के माध्यम से, जो लोग एमआईएम की तायद करते हैं उनसे। पहला सवाल कि जी जो पार्टी तेलंगाना और हैदराबाद की है, आंध्रा की है, पूरे आंध्रा तेलंगाना में सिर्फ 1 लोकसभा क्यों लड़ती है, सिर्फ 7 विधानसभा क्यों लड़ती है, बाकी विधानसभा पे क्यों नहीं, बाकी लोकसभा पे क्यों नहीं? आप अपने घर को तो मजबूत नहीं कर रहे हो, बाहर जाके लड़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में आप पिछली बार 3 या 4 सीटें जीते थे, इससे पहले वाले चुनाव में उन 3 या 4 एमएलए जीते हुए एमएलए हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि मुसलमान ये सोचे कि यहां भी हमारा एमएलए हो जाएगा तो ये काम मेरा हो जाएगा? मैंने एक काम देखा, वारिस पठान का मैं सुन रहा था स्पीच, असेंबली में वो दे रहे थे कि मेरे विधानसभा में एक सीवर साफ कराने के लिए मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दौड़ते दौड़ते थक गया सर, आज मुझे विधानसभा में बात उठानी पड़ रही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह के थक गया। लोकतंत्र कहां चला गया? मजलूम है, बना हुआ है और भीख मांग रहा है इंसाफ की। और लोगों ने इस बार हरा भी दिया, वो तीनों के तीनों एमएलए हार गए इस बार, जिनको पिछली बार जिताया था। तो ऐसा कोई एक काम वहां के एमएलए जीत के किए होंगे जो बिहार के लोगों को बता दें कि ये हुआ था, मेरे यहां भी ऐसा हो जाएगा। क्या एक एमएलए किशनगंज में जीते हैं 1.5 साल पहले, उन्होंने कौन ऐसा इनकलाब ला दिया है जो ये बता दें कि इसकी वजह से ये हो जाएगा? दूसरा सवाल तो ये हो गया। तीसरा सवाल, जो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मुसलमानों का हमदर्द हूं, तो आप उन्हीं जगहों पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो जहां गठबंधन के मुस्लिम एमएलए खड़े होंगे। आप इसका मतलब मुस्लिम एमएलए, एक तो मुस्लिम को जीतना बड़ी मुश्किल है इस दौर में जो हालात बना दिए गए हैं, उसके बाद भी आप खड़े होकर के मुस्लिम वोट को काटोगे तो मुसलमान को हराओगे कि जिताओगे? मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाओगे कि घटाओगे? एक कारी सुहैब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, एमएलए एमपी भी नहीं है, लेकिन बिहार के तमाम जिला के मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, कोई बात होती है तो मुझको फोन करते हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई डीएम से बात करने के लिए, कोई एसपी से बात करने के लिए, किसी को फर्जी केस हो गया, कहीं कोई जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर, तब मैं जाता हूं, इसलिए कि मैं अध्यक्ष हूं। ठीक है, मैं सबको इंसाफ नहीं दिला पाता होगा, कहीं कमियां भी रह जाती होंगी, लेकिन करते तो हैं। लेकिन आज कोई कहे कि तारी सुहैब को हटा देना है तो फिर कल वो आवाज भी नहीं रहेगी। तो जो एमएलए हमारे बिहार में हैं, उन्हीं को हटाने के लिए जो पार्टी लगी हुई है वो मुसलमानों का क्या भला करेगी? तो ये 3 सवाल का जवाब देना चाहिए। तो ये लड़ाई 15 और 20 में ये फर्क है कि 15 की लड़ाई जो थी वो बीजेपी को रोकने की लड़ाई थी, 20 की जो लड़ाई है ये बीजेपी को रोकना है और नागरिकता को बचाने की लड़ाई है कि हमारा नागरिकता बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये चुनाव फिर से बीजेपी जीतती है, इसको नीतीश कुमार मत समझिए, पूरे देश के सामंती शक्तियों ने, ब्रह्मवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने जब देखा कि भाई एक लालू यादव इतना मजबूत है कि इसको नहीं हराया जा सकता है, तो इसको रोकने के लिए बैकवर्ड समाज को आगे किया गया। देश के कई राज्यों में बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री को भी बैकवर्ड को बनाया गया। तब जाकर के लोगों पर जुल्म करना आसान हुआ, कानून बनाना आसान हुआ। और अब देख रहे हो कि धीरे धीरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब अपर क्लास के होने लगे बीजेपी की तरफ से। इसी यूपी में देख लीजिए, जब रोकना था तो कल्याण सिंह थे, जब फुल मेजोरिटी आ गई तो योगी आदित्यनाथ आ गए। इसी तरह मध्य प्रदेश हो, आपको आसाम हो, और जहां भी हो, बहरहाल सब जगह आप देख लीजिए, जब बंगाल उधर चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, तो सब है, पौंडीचेरी है, नागालैंड है, सब है। बहरहाल आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। कारी साहब यहाँ पर असल क्या है जी बोलिए। ये लड़ाई नागरिकता हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी, उसकी लड़ाई है। हमारे बच्चे का भविष्य कल क्या होगा, इसकी लड़ाई है। ये तय होगा ये चुनाव। बहरहाल कारी साहब, ये जो बातें आपने अभी बतलाई, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज हम भी देख रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल यही आता है कि आखिर ये जो सेकुलर वोटों के जो बिखराव की जो बात है,
अगर हम देखते हैं कि 2015 में बीजेपी ने 24 से बीजेपी का जो वोट शेयर था वो तकरीबन 24% से ज्यादा था, और आपका वोट शेयर जो था वो 18% से ज्यादा था, और जेडीयू का 16% से ज्यादा था। लेकिन फिर जब हम देखते हैं लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें बीजेपी अपने वोट शेयर को बाकी रखे हुई है, जेडीयू का वोट शेयर बढ़ जाता है और आपका वोट शेयर घट जाता है, तकरीबन 18 से 15% पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये जो इस वक्त जो कहते हैं सेकुलर पार्टियां जो बिखर गई हैं, और आपके गठबंधन में भी देख रहा हूं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहते हैं वो कहते हैं मन मुटाव चल रहे हैं, वो उन्होंने भी वार्निंग दी है। कांग्रेस का भी रुख बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा है, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे पप्पू यादव हैं या और दीगर हैं, सब अलग थलग हैं। तो फिर कैसे इसको रोका जाए और कैसे इसको कहते हैं वोट के जो तकसीम है उसको कैसे रोका जाए, इस सिलसिले में आपकी क्या पॉलिसी है? हाँ, बता रहा हूं मैं। देखिए, आवाम रोकती है, कोई पार्टी नहीं रोकती है। पहली बात तो कि ये सेकुलर पार्टियां, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह लेने दीजिए, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया, इसे मुझे क्लियर करना होगा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी से डायरेक्ट नहीं लड़ती है, वो हमेशा सेकुलर पार्टियों से ही लड़ती है। बंगाल में किससे लड़ रही है? ममता बनर्जी से। वहां कर्नाटक में किससे लड़ रही है? जनता दल सेकुलर से। यूपी में किससे लड़ती है? मुलायम सिंह यादव से, मायावती से। आसाम में किससे लड़ती है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से। तो आप नजर जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां भाजपा से डायरेक्ट कांग्रेस को लड़ना होता है वहां हार जाती है, वहां नहीं लड़ पाती है। बिहार में किससे लड़ती रही? लालू यादव कैसे कमजोर हों। तो आज भी कांग्रेस में एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि बीजेपी कैसे जीत जाए, ठीक है ना। तो ये लोग देखिए, यहां लड़ाई सीट की नहीं है। आप 2019 में देखिए, सारा ठेकरा लालू जी के ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर फोड़ देता है ये लोग आसानी से। करता ये लोग खुद गलती है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, इसने 17 सीट पर चुनाव लड़ा। आप समझिए, 23 सीट अपने अलायंस को दे दिया और 17 सीट हम लड़े। 17 में 6 सीट मैंने मुसलमानों को दिया एमपी का। उन 6 मतलब 35% टिकट मैंने दिया। तो लड़ाई लालू यादव लड़ते हैं। आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला 24 घंटे के अंदर अपने पिता को छोड़ा लेते हैं। अजीत पवार समर्थन करते ही सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। चाहे जितने भी नेता हैं, मायावती आज सुर बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उनको जेल जाना था, जेल जाने से बच गई। लेकिन लालू यादव 15 बीमारी रहने के बावजूद भी, 15 तरह की बीमारी है, फिर भी वो जेल में। कोई केस नहीं, कॉन्स्पिरेसी का केस है। ये कोई केस है? गुफरान साहब ये जान रहे हैं कि कारी साहब जो है वो जा रहे हैं हैदराबाद, उनको हैदराबाद नहीं जाना चाहिए। बस इतने के लिए आपको इतने दिन से जेल में सड़ा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी। जबकि कॉन्स्पिरेसी कैसे होगा? वो केस तो जगन्नाथ मिश्रा के वक्त का केस है। वो घोटाला उस वक्त का है, लेकिन डाल दिया जाके लालू जी को। तो लालू जी सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, सामंती शक्ति और आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी आवाज है। मुसलमानों की आवाज को बुलंदी से वो उठाते हैं, मुसलमानों के मसाइल को। आपको याद होगा, लोग भूल जाते हैं, जब एक बिल पास हो रहा था, महिलाओं को 33%, औरतों को 33% आरक्षण देने का बिल लाया गया था। उस बिल को हमारे दल के एमपी ने फाड़ दिया कि वो उस वक्त लालू जी के साला सुभाष यादव थे राज्यसभा, उन्होंने बिल को फाड़ दिया कि इसमें महिलाओं में मुसलमानों का क्या फीसद होगा, दलितों का क्या फीसद होगा। क्योंकि 33% महिला को तो कर दिया जाएगा, लेकिन उन 33% में अपर कास्ट की महिलाएं हो जाएंगी हावी, चूंकि उनकी औरतें ज्यादा हैं सियासत में। मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासत में मुस्लिम औरतों की 0 है, इक्का दुक्का कहीं कोई है। तो उसमें मुसलमानों की क्या हैसियत होगी, उसके कितना % होगा? ये राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है। तो आप 1-2 नहीं, कई ऐसे मिसाल मिल जाएंगे। जो यहाँ रतवाड़ा समस्तीपुर में शिवलिंग निकल गया कब्रिस्तान में, चारों तरफ आग लगा हुआ था। हमारे नेता लालू जी जाते हैं, अपनी गाड़ी में शिवलिंग को रखते हैं और लेके चले आते हैं कि भगवान को हम अपने घर में रखेंगे। तो लालू जी ने हमेशा सेकुलरिज्म के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। इस बात का सबूत है कि अगर लालू जी सेकुलरिज्म के लिए कुर्बानी नहीं देते
तो अभी नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। भाजपा नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती है। भाजपा चाहती है कि तेजस्वी जी तैयार हो तो हम उनको मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन मजबूरी में वो नीतीश कुमार को रखे हुए है। लालू यादव ने कहा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो लड़ाई भाजपा को लड़नी है बिहार में। कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से चाहती, लोकसभा में जो क्या हुआ, जितना भी मामला हुआ कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है भाजपा को रोकना है, केंद्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है, और हम 12 सीट लेंगे, हम 14 सीट लेंगे। जिस पार्टी का प्रखंड में अध्यक्ष तक नहीं है, वो अपने आप को अपर कास्ट के नुमाइंदा कहलाते हैं। कितने अपर कास्ट उनको वोट देते हैं? जहां उनके अपर कास्ट के उम्मीदवार जीते हैं वो भी लालू यादव के वोट से जीते हैं। अगर लालू जी का वोट नहीं चढ़े तो वो लोग अपना एमएलए भी नहीं जिता सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लालू जी का, तेजस्वी जी का ये मिजाज रहता है, एक सोच उनकी रहती है कि नहीं, जो छोटे छोटे 5% 2% के भी लोग हैं उनको जोड़ के हम लोग चलें। लेकिन अब अभी देखिए, इतना सीट लेंगे उतना सीट लेंगे, ये नहीं कहते हैं कि किसी हाल में हराएंगे। हमारे नेता क्या कहते थे, लोकसभा में भी कहा था कि जो आपके पास जिताऊ कैंडिडेट है तो लाइए। ये अलायंस में सीट लेकर के उसके बाद ये सौदा करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें, देखिए हराना लालू यादव को है। राष्ट्रीय जनता दल ही फिरका परस्त ताकतों से लड़ेगा। जिन लोगों को साथ आना है आइए, नहीं आइएगा तो जनता आपकी दुकान को बंद कर देगी। बिहार की जनता जानती है कि फिरका परस्तों से, दंगाइयों से कौन लड़ता है। समाज में भी जब कोई मामला होता है तो सबसे पहले राजद का कार्यकर्ता जाता है, वहां साथ खड़ा होता है सेकुलर समाज के साथ, और दंगाइयों के खिलाफ लाठी डंडा लेके चलता है। रहा सवाल लोकसभा में वोट परसेंटेज का, तो लोकसभा में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पुलवामा अटैक कर करके, इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों के जज्बात से खिलवाड़ किया। और एक पता नहीं, कभी कभी लगता है कि ईवीएम का भी खेल हुआ, क्या क्या हुआ पूरे देश में मामला। अब जा वो छोड़िए ना, हम तो खैर विपक्ष में थे, तो हमको कह रहे हैं कांग्रेस के लोग जवाब दे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपका तादा जो है, आपकी सरकार तादी आपकी सरकार बनी थी फौरन, है ना, 6 महीना पहले सरकार बनी थी, आप खाता नहीं खोल पाए। मैंने कहा ना, जहां इनको भाजपा से डायरेक्ट लड़ना होता है ये नहीं लड़ पाते हैं, ये हार जाते हैं। इनको सेकुलर जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ इनको लड़ना है। ये इस चक्कर में रहते हैं कि छोटी छोटी पार्टी खत्म हो जाए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सुनो मुसलमानों, मैं पार्टी के हैसियत से नहीं, मैं पार्टी के हैसियत से, बसीरत ऑनलाइन से मैं पार्टी के हैसियत से नहीं बात करता। बसीरत ऑनलाइन से मेरा दिली रिश्ता है, मैं बहुत पसंद करता हूं। लेकिन आपके चैनल पे मैं खुल के बोल देता हूं, सुनो मुसलमानों, अगर आप चाहते हो इस मुल्क में इज्जत व वकार के साथ जिंदगी जीना और चाहते हो कि मेरा हक मुझको मिले, तो इस मुल्क में आप जिस स्टेट में हो वहां की जो रीजनल पार्टियां हैं उसको मजबूत करो। रीजनल पार्टी जिस दिन कमजोर हो जाएगा, आपकी पूछ खत्म हो जाएगी, आपका वकार खत्म हो जाएगा, ये लोग आपको ब्लैकमेल करेगा। वोट के लिए 20 पार्टी है आपकी बात करेगी, 20 पार्टी आपके एक नुमाइंदा को राज्यसभा भेजेगी, 20 पार्टी आपको लोकसभा भेजेगी, तो 20 तरह के नुमाइंदा हो गए। तो इसलिए अगर आप अपनी फलाह चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो रीजनल पार्टियों को मजबूत करो। आपके जो चाहने वाले हैं बसीरत ऑनलाइन के, वो मुल्क भर में हैं, इसलिए मैं मुल्क भर की बात कह रहा हूं। ये मेरी जाती राय है कि अगर आप चाहते हो कि आप ताकतवर रहो तो रीजनल पार्टियों को मजबूत कीजिए। रीजनल पार्टी कमजोर होगी, आपकी ताकत कमजोर होगी। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हम दोनों आमने सामने रहें। मजबूत रहने के लिए रीजनल पार्टी को मजबूत कीजिए। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था, असल हालांकि आपने उस पर तफसील से पहले ही कह दिया है, लेकिन दरअसल ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन, इसकी वजाहत हो जाए कि जैसे कि मजलिस वाले हैं, आपने मजलिस के बारे में तफसील से बात की है, लेकिन मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ मजलिस के ताल्लुक से, कि मजलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हम कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है या कोई फिरका परस्त पार्टी नहीं है, बल्कि जैसे यादवों की पार्टी है, लोजपा है, पासवान की पार्टी है,
तो उस पर तो लोग नहीं भड़कते हैं, लेकिन हम तो क्या होता है बिल्कुल सबको लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे समाज के, सारे समुदाय के लोग हैं, तो फिर हम पर क्या आते हैं, ये फिरका प्रस्त होने का इल्जाम क्यों लगाया जाता है और क्यों इस तरीके से किया जाता है। वो भी दावा करते हैं कि भाई हम तो सबको लेकर चलते हैं, हम किसी खास समुदाय की पार्टी नहीं है। एक बात हमको बता दे मजलिस वाले लोग, मैं पीछे से आता हूं, जो लोग मजलिस की हिमायत करते हैं ये सब ये बात बोलते हैं, पाकिस्तान ने अपना मुल्क बना लिया, कहा कि मुसलमानों का मुल्क बनेगा तो यहां मुसलमान खुश रहेंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो पाकिस्तान का मुसलमान है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की नाक कटवाई है इसने। वहां आपसे में क्या मस्जिद में बम ब्लास्ट कहां हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। मुसलमानों की महफिल में जलसे में बम ब्लास्ट कहां हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। आप हमें ये बताइए कि ऐसी सोच, जिन्ना की सोच रखने वाले लोग क्या पाकिस्तान मांग करके मुसलमानों को भला कर दिया? इसी तरह से इस मुल्क में किस मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है? कहां मुसलमानों के जलसे में बम ब्लास्ट होता है? यहाँ का मुसलमान तो इतना खुश है, अपने अपनी आ, आ, अपनी आ, अपने अपने दीन को समझता है, अपने दीन पर अमल करता है। हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके जो फॉलोवर हैं उन लोगों ने तंग किया है, परेशान किया है, उसके खिलाफ यहाँ के अमन पसंद लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, इस मुल्क की एक बड़ी आबादी हिंदू कम्युनिटी की जो मुसलमानों के साथ खड़ी है और भाजपा के खिलाफ लड़ती है। 80% को 20% से लड़ाने की साजिश वैसे लोग कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या लालू यादव आज तक किसी यादवों के सम्मेलन में गए हैं? बता दे कोई, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये साबित कर देगा कोई। तो सवाल ये है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ये बात कहते हो तो ठीक है, मैं ये सवाल करता हूं ना कि आप 3 MLA महाराष्ट्र में जीत करके आपने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, जिस पर मैं भी गौर करूं कि नहीं ऐसा होगा तो बेहतर होगा। सिर्फ बोलने से अगर मसले का हल हो जाए तो भाई सब लोग खड़े हो जाए बोलने के लिए। अरे भाई, आपके पास नंबर होगा, मान लिया राष्ट्रीय जनता दल के पास आज 20 MLA होता तो क्या ये बिल पास होने देते CAA के हम? लेकिन ओवैसी जी के पास 1 MP था, क्या कर लिए? और क्या, एक बात हमको बता दीजिए, 20% को 80% से लड़ा देना, जो काम बजरंग दल कर रहा है वही हम भी करने लगे तो फिर ठीक है। इसलिए इस बात में कोई दलील नहीं। मैंने कहा ना कि जब आप मुसलमानों की बात करते हैं तो MIM को ये जवाब देना चाहिए कि बिहार में मुसलमानों के खिलाफ क्यों कैंडिडेट खड़ा करने के लिए उतारूं। आप ऐलान कीजिए कि जहां कोई भी पार्टी, चाहे किसी भी दल की का, चाहे महागठबंधन NDA का कोई मुसलमान उम्मीदवार होगा, वहां उम्मीदवार नहीं देंगे, कीजिए ऐलान। तो आप कहते हैं हम सबको लेके चलना चाहते हैं और आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं जहां मुसलमान है। ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, चलिए अब अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जहां राष्ट्रीय जनता दल उस जगह भी उम्मीदवार खड़ा करता है जहां 5000 यादव हो, 10,000 यादव हो, वहां भी उम्मीदवार खड़ा करता है। तो ये कहना कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, देखिए ओवैसी साहब की तकरीर, उनकी बात, उनकी दलील से मैं सहमत हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं एक अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। हाँ, मैं एक सवाल आवाम करती है कि उनके भाई ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह से बोला और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उन पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है? तो फिर अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर गिरिराज सिंह को भी हम गलत क्यों बोलने जाए? योगी आदित्यनाथ भी सही कर रहे हैं, इस तरह से कहीं मामला हल होगा? गलत को गलत बोलना पड़ेगा। हिंदू समाज की बड़ी आबादी गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को गलत बोलती है कि नहीं बोलती है? बताइए, कितनी बार चैलेंज किया होगा लालू यादव ने, और देश के अन्य लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटके भी लोग उसको जवाब देते हैं। लेकिन हम लोग कितने लोग जवाब देते हैं बताइए? ओवैसी साहब क्यों नहीं अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई किए? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत करता हूं, वो हमारे बड़े हैं, बहुत काबिल हैं, इस मुल्क में
दो चार 10 काबिल लोग कोई होंगे तो उसमें से एक ओवैसी साहब हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनकी बात में भी दम है, उनकी दलील को भी मैं, लेकिन आप सब रखिए, लेकिन आप अपने आप को जहां के आप रहने वाले हैं वहां तो अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, वहां तो 7 सीट से आइए, 81 सीट पर चुनाव लड़िए। तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं ठीक है, मैं लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं लड़ने का अधिकार है। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, जो मुझको समझ में आई, लोकतंत्र है। वो बोलते हैं मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं सुनना चाहिए। वो बोलते हैं तो मैं कभी गाली नहीं लिखता, मैं कभी गाली नहीं बोलता, लेकिन आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो एमआईएम के चाहने वाले मेरी माँ बहन की गाली देंगे। क्या मैं तो वही कह रहा हूं, मैंने देखा जो पिछली बार मैंने बोला, वो जब कमेंट देखा तो माँ बहन की ऐसी ऐसी सड़ी गाली दे रहे हैं जिसको मैं बोलना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो लिख रहे हैं एमआईएम के फलाने, एमआईएम के फलाने। तो आप एमआईएम के हमदर्द हो तो वही तो मैं बात बोल रहा हूं कि जो काम बजरंग दल कर रहा है, हिंदू नौजवानों को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहा है, वही हाल तो आप कर रहे हो। जब आप गाली बोल रहे हो तो आपका संस्कार, आपकी तहजीब कहां चला गया? आपके वालिदैन ने क्या सिखाया है? आप बड़े बड़े उम्र के लोग, देखा वो 50 साल के लोग गाली लिख रहे हैं, तो आपका क्या संस्कार है? आप मैंने जो बोला वो साबित हो गया कि वही कर रहा है, लोगों को खराब किया जा रहा है। तो आप गाली बोलो, गाली बोलो, बोलते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने दूसरों को गाली बोला उसने अपनी माँ को, दूसरे की माँ को गाली बोला उसने अपनी माँ को गाली बोला। तो क्या संस्कार है, क्या तहजीब है जिसने दूसरे समाज को गाली बोला, चाहे वो किसी धर्म का लोग, किसी जाति बिरादरी का लोग हो, जिसने दूसरे समाज को गाली बोला, खुदा की कसम कल अपने माँ को भी गाली बोलेगा, अपने बाप को भी गाली बोलेगा, अपने भाई बहन को भी गाली बोलेगा। उसको जब आदत पड़ जाएगी, जब बिल्ली को दूध दिखाई पड़ जाती है, एक बार बिल्ली दूध पी के चली जाती है तो उसको कितना भी मारो, बार बार बिल्ली उसी चूल्हे के पास, उसी किचन के पास आती है कि वहां दूध जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप अपने संस्कार को मत खोइए, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, बात कीजिए। आप हमसे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत हैं तो आप मुझको सहमत कराइए, आप उसमें लिखिए, आप मुझसे जवाब मांगिए कि ये सवाल मैं करता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दूं तो ठीक है। आप लेकिन गाली बोलिएगा तो मेरी बात तो सच साबित हो गई। अरे मुझको जो समझ में आया वो मैंने बोला, आपको जो समझ में आया वो आप बोले, इसमें दिक्कत कहां है? लोकतंत्र है। मैंने तो सवाल किया 3 कि भाई महाराष्ट्र में 3 सीट जीते, कौन सा इंकलाब पैदा कर दिया, मुझको सहमत कर दीजिए, मैं आपका समर्थन में हूं। अच्छा कारी साहब, वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए मैं एक सवाल ये है कि अभी हमने जो अपना मौजू भी बताया कि बिहार इलेक्शन है और उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी, बिहार में तकरीबन 17% मुसलमान हैं, लेकिन सियासी हिस्सेदारी हमें न के बराबर नजर आती है। इस सिलसिले में आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? क्या वाकतन कहते हैं आबादी के बराबर हिस्सेदारी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अगर पूरे मुल्क में सियासी हिस्सेदारी किसी ने सबसे ज्यादा दिया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। जब आदरणीय लालू यादव जी और राबड़ी जी की सरकार थी तो सबसे ज्यादा मंत्री मुसलमान हुआ करते थे। लालू जी ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया। लालू जी ने, जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो 5-5 वीसी प्रो वीसी मुसलमान हुआ करते थे, जिसकी वजह से कितने प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली हुई। लालू जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो हर जिला में या तो डीएम या एसपी या एसडीओ मुसलमान जरूर हुआ करता था। बीडीओ कई सारे मुसलमान हुआ करते थे, जिससे जो बीडीओ होने की वजह से छोटे छोटे मुसलमान के जो लोग हैं, छोटी छोटी ठेकेदारी, कहीं कोई काम कर लिया, कहीं कोई काम कर लिया। काम असल अफसर से होता है। आईएएस आईपीएस और बीडीओ सीओ अगर है आपका तो आप बहुत सारे काम कर लेंगे। छोटे छोटे ठेकेदार आपको गांव में नजर आ रहे हैं। ये लालू जी की जो एक नीयत थी उसकी देन है। उन्होंने जो काम किया इंटरनली, इंदिरा आवास 15% आरक्षण मुसलमानों के लिए रखा, उर्दू टाइपिस्ट्स की बहाली किया, 12% दरोगा बहाली में दिया। एक फिजा में लगता था मुसलमानों को कि मेरी सरकार है। और चेयरमैन कई, और कहा ना कि वो अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्री भी जो है लालू जी ने कायम किया, जो बाद में केंद्र में भी लिया उसको। कब्रिस्तान की घेराबंदी, अब कहेंगे कब्रिस्तान घेराबंदी से क्या फायदा? अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी लालू जी नहीं करवाए होते तो हर गांव में आज रोज दंगा होता। मैं सैल्यूट करता हूं, लालू जी ने उस वक्त सोच लिया। कब्रिस्तान को लेकर हमेशा दंगा होता है, तो उन्होंने घेराबंदी करके जमीन की पैमाइश करा के उसको बांध दिया कि भाई ये मुसलमानों
के ये कब्रिस्तानों की जगह है। नहीं तो पहले उधर से रास्ता बन जाता था, रोड बन जाता था, कुछ हो जाता था, कोई गाय बैल बांध देता था, कुछ हो जाता था। हमारे मुजफ्फरपुर में ही कच्ची पक्की में कब्रिस्तान था, जहां जो है जानवर बांधा करते थे लोग। लेकिन लालू जी वहां 3 जिला का डीएम खड़ा करके उसको बाउंड्री करवाया, बड़ी मुश्किल हुई थी, हम लोग को याद है। तो लालू जी ने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों को दी है। लेकिन जहां दर्द है वहां इश्क है, जहां इश्क है वहां दर्द है। चूंकि मुसलमान अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को समझता है और अपना घर समझता है, अपना हक समझता है, तो मुसलमानों को यह हक हासिल है कि अपनी हिस्सेदारी और मांगे, और मांगनी चाहिए। हम लोग भी लगातार मांगते हैं। उर्दू की लाजमियत नीतीश कुमार ने बिहार में खत्म कर दिया। लोगों ने मुझको फोन किया, मैं ले जाकर टीचर्स एसोसिएशन जो है उर्दू के, उनको मैंने तेजस्वी जी से मिलवाया है। आपने देखा होगा, अखबार में भी आया है, उर्दू अखबार में मैंने डाला भी है। तेजस्वी जी ने उन लोगों से वादा किया है कि उर्दू के बका के लिए मुझे जो करना होगा हम करेंगे, और हम उर्दू के साथ नाइंसाफी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको समझ लेते हैं पूरा क्या है मामला, उसके बाद इस पर हमको जो कुछ करना होगा करेंगे। हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे, हमारी सरकार आएगी तो उर्दू की लाजमियत को बहाल किया जाएगा। तो देखिए, जहां थोड़ी थोड़ी कमियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी हिकमत अमली भी होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीजें हिकमत अमली से इस वक्त क्या कर रहा है बीजेपी, हिंदू मुसलमान, तो हम लोगों को बहुत सारी हिकमत अमली के साथ ये भी सोचना है कि हुकूमत आए। 82-81 एमएलए राजद का है, लेकिन एक थाना प्रभारी को भी हम नहीं ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर बदतमीजी करता है तो। लेकिन सिर्फ 42 एमएलए ही अगर हो, हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री होंगे तो हम अपने हक को लड़के छीन के, जबरदस्ती घर से छीन के ले आवेंगे। मेरा घर यहाँ है तो मांगेंगे कहां, झगड़ा कहां करेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज नहीं होगी। ये नागरिकता कानून जब खत्म करने पर लोग तुला हुआ है, तो बाकी छोटी चीजें तो खत्म हो जाएगी। उर्दू की लाजमियत खत्म हो ही गई है। बचा क्या है धीरे धीरे जो क्या है, जो अरबी फारसी, लालू जी के जमाने में अरबी और फारसी की अहमियत थी, आज अरबी और फारसी को तो भूल गया लोग। उर्दू बचा है, इसको भी जो है खत्म करने की एक साजिश हो रही है। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक सवाल ये इंशाअल्लाह, होता है, और जी मैंने जी, पहले भी बताया आपको कि हिस्सेदारी लोकसभा में हमने 35% दिया, विधानसभा में भी हम इतना आपको एश्योर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं उससे ज्यादा हिस्सेदारी हम देंगे बिहार के अंदर इंशाल्लाह। एक सवाल हमारे आवाम की तरफ से, नाजरीन की तरफ से ये होता है, ये हो रहा है कि जो लालू जी के समझिए कि बिल्कुल इब्तिदाई दोस्त थे, जो शुरू से लालू जी के साथ रहे, मुसलमानों में खासतौर से अली अशरफ फातमी साहब थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब तो बहरहाल अभी भी हैं। लेकिन यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के जितना बड़ा कद है और जितनी बड़ी पार्टी में लालू जी के शुरू के साथी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है मुसलमानों को कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को नजरअंदाज किया जा रहा है और तेजस्वी जी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, वो लोगों को लगता है ना जो दूसरे दल की हिमायत करते हैं, तो अपने दल के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे दल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन राजद के बारे में उनको फिक्र रहती है कि क्या हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी को लालू जी ने वित्त मंत्री बनाया इस सरकार में, और जान लीजिए कि जब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब वित्त मंत्री बने तो खजाना उनके हाथ में था। उसका फायदा अकलियती फलाह के जो वजीर हैं अब्दुल गफूर साहब थे मरहूम, अल्लाह उनको करवा करवा जन्नत फरमाए। पहले जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो बजट हुआ करता था, उसका 4 गुना बजट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने दिया, बजट में पैसा बढ़ाया। लालू जी ने कहा मेरे सामने कि बढ़ाओ पैसा, खजाना दिए हैं, बढ़ाओ, मुसलमान लोग का काम होना चाहिए। तो दूसरों को फिक्र ज्यादा है। मैं देखता हूं ना, चूंकि हम भी कुछ मेरे ऊपर भी कमेंट आता है तो देखते हैं, उसका प्रोफाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि जदयू के लोग हैं और फलाने पार्टी के लोग हैं, फलाने पार्टी के लोग हैं, वो हमसे हमदर्दी बता रहे हैं कि आपको राजद में क्या मिला, राजद ने ये दिया वो दिया। तो इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तेजस्वी यादव जी चचा ही करके बात करते हैं, अंकल कहते हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की वो इज्जत है कि किसी दल में किसी बड़े, देख रहे हैं ना गुलाम नबी आजाद का क्या हाल हो रहा है कांग्रेस पार्टी में,
बलियावी साहब का क्या हाल है जदयू में। तो किसी दल में उतनी इज्जत किसी मुस्लिम लीडरशिप की नहीं है जितनी राष्ट्रीय जनता दल में। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं और तेजस्वी जी एक एक चीज उनसे मशवरा लेते हैं, लोगों को नहीं पता है। आज बिहार में जितने भी माइनॉरिटी सीट हैं जिस पर मुसलमानों को टिकट मिल रहा है, माइनस अब्दुल बारी सिद्दीकी के किसी को टिकट नहीं होना है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सीट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब तय करेंगे किसको मिलना है, किस सीट पर किसको देना चाहिए, मुसलमान को कहां। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की इज्जत है पार्टी में। अंकल कह के बात करते हैं। कितनी सिद्दीकी साहब की जो इज्जत है, वो सिद्दीकी साहब भी उनको बेटा की तरह मानते हैं। मैं देखता हूँ सिद्दीकी साहब कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से, लालू जी का बच्चा है, सब मेरा बच्चा है। और वो लोग भी अंकल कह के बात करते हैं। मैं देखता हूँ ना, दूर से लोग ऐसे ही बोलते रहते, जो विरोधी हैं उनको कुछ नहीं मिलता है तो यही सब ऑल फॉल बतियावेगा। अच्छा, चलते चलते एक सवाल ये है कि लालू जी अभी अंदर हैं वो काफी दिनों से, और इधर तेजस्वी जी पार्टी को संभाल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी जी जो है पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो हलीफ पार्टियां हैं यानी कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो इधर उधर भाग रही है। कहीं ऐसा कोई कमी नजर आती है, या वाकई तेजस्वी जी पूरी मैं तरह? तेजस्वी जी को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। तेजस्वी जी इतना जिहोश और इतना खुलूस वाला इंसान, इतना संस्कारी इंसान। मैं उनकी, अब लोग कहेंगे कि भाई चापलूसी कर रहे हैं, नहीं, मुझे अल्लाह की खुशामद आती है, इंसान की खुशामद मैं कभी नहीं करता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच शायद ही किसी नौजवान की होगी, और एक एक को वो संभाल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कोई उनको ठग नहीं सकता है। जब किसी को कुछ नहीं हुआ तो कह दिया तेजस्वी जी ऐसे हैं। अब मान लिया कोई पार्टी 50 सीट मांग रही है, नहीं देंगे तो अलग जाएगी, तो तेजस्वी जी नहीं संभाल पा रहे हैं। तेजस्वी जी बहुत जिम्मेदारी से लालू जी के पीछे जिस तरह से पार्टी को संभाला उन्होंने, और आज संगठन राष्ट्रीय जनता दल का जब से स्थापना हुआ है, पहली बार राष्ट्रीय जनता दल बूथ कमेटी तक चली गई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ जो तमाम पार्टियों की जो बूथ कमेटी का जो लिस्ट जारी हुआ है, मतलब वहां सबमिट किया गया है, उसमें सबसे आगे राष्ट्रीय जनता दल है। काम करने वाले को यहाँ सम्मान मिल रहा है, बतौला बाजी करने वाले को जगह नहीं मिल रही है। तो वो लोग अपना अल बल बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी जी एक जिम्मेदार आदमी हैं और वैचारिक रूप से बिल्कुल लैस है। वो लालू जी के पुत्र हैं, और क्या खूबी उस आदमी में है मैं आपको बता देना चाहता हूं जिम्मेदारी से, कि तेजस्वी जी देश के बड़े लीडर होंगे जो उनके अंदर, जो मैं देखता हूं, आदमी पहचानने की जबरदस्त सलाहियत है। कौन कैसा आदमी है उसकी इज्जत उतना ही करते हैं। हम लोगों की एक छोटे से इंसान, गरीब इंसान, किराए के मकान में मैं रहता हूं, आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन हम लोगों की इज्जत इसलिए नहीं है कि हम उनको पैसा पहुंचा देते हैं, हम उनको ये कर देते हैं, वो करते हैं। हम लोग काम करते हैं, काम करते हैं तो इज्जत है। तो इसलिए मैं आपके चैनल पर आखिरी बात कहूंगा तमाम लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, कि लालू जी ने अपनी पूरी जवानी सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए लगा दी है। अपनी पूरी उम्र बुढ़ापे में जेल में हैं, सड़ रहे हैं, 15-15 बीमारी होने के बावजूद भी लालू जी जेल में हैं, परिवार परेशानी में है। पूरे देश में एक परिवार, एक पार्टी, एक आवाज बच गई है जो मुसलमानों के हक में उठती है और बेबाक उठती है और सेकुलरिज्म के लिए आवाज बुलंद होती है। इस परिवार को अगर नहीं बचाइएगा तो तमाम पार्टियां अंदर या बाहर बीजेपी से मिल चुकी हैं, सिवाय लालू यादव के। आज लालू यादव खाली खामोश हो जाएं, अंदर से बीजेपी से मिल जाएं, तो आधे घंटे में लालू जी बाहर हो जाएंगे जेल से, उनको खुल के भी नहीं आना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि लालू जी हॉस्पिटल में हैं, पूरा परिवार परेशानी में है, और सेकुलरिज्म के लिए वो परेशानी में है, हम तमाम लोगों के लिए परेशानी में है। लालू जी का पीछा है, तमाम ईगो को खत्म करके, तमाम शिकवा शिकायत को खत्म करके इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी शिकायत को वहां तक पहुंचाने के लिए, आपके हक को दिलाने के लिए तारिक सुहैब जैसे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे, तनवीर हसन जैसे लोग बैठे हुए हैं और आपकी बात को रखेंगे और आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। आप इसके लिए ये मत सोचिए वे मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है और मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से मांगता है। मुसलमान किसी इंसान से तो उम्मीद भी नहीं रखता है, वो तो अल्लाह पर यकीन रखता है। किसी इंसान की क्या औकात है कि एक चीनी का दाना भी किसी मुसलमान को दे दे।
देने वाली जात अल्लाह की है। मुझे मांगना है तो अल्लाह से मांगेंगे, मुझे उम्मीद रखनी है तो अल्लाह से रखेंगे। हम इंसान से उम्मीद नहीं रखेंगे जो खुद दूसरे का मोहताज है, जो खुद अपने अल्लाह और भगवान का मोहताज है। वो किसी इंसान को क्या दे सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि लालू जी चूंकि जेल में हैं, पूरा परिवार परेशानी में है, आपकी जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को भूल जाइए। इस वक्त मुल्क को बचाइए, बिहार को बचाइए, मुसलमानों के वजूद को बचाइए, दलितों और पिछड़ों के वजूद को बचाइए। इंसानियत सिसक रही है, तड़प रही है, मोहब्बत तड़प रहा है, नफरत फल फूल रहा है। नफरत को हटाइए, मोहब्बत को बचाइए और अपने तमाम शिकवा शिकायत को खत्म करके इस वक्त किसी तरह इस हुकूमत, जालिम हुकूमत को हटा करके तेजस्वी जी की सरकार बनाइए, राजद की सरकार बनेगी। आपकी शिकायत कम हो बेश दूर जरूर होगी। जमीन को बचाइए, अगर जमीन नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। जमीन अगर बचा रहेगा तो अगर उसमें धान होता है तो उस धान से किसी को चावल मिलेगा, किसी को भूसा मिलेगा, किसी को जलावन मिलेगा, किसी को उस चावल का खिचड़ी मिलेगा, किसी को माढ़ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन जमीन ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। आवेश में, गुस्से में आकर के ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए कि फिर 5 साल या पूरी जिंदगी पछताना पड़े। बस आखिरी सवाल आपके ताल्लुक से कि क्या इस इलेक्शन में आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं एमएलए बनने की या उम्मीदवारी की? बस मेरी तैयारी 243 सीट पर लड़ने की है। अच्छा, मेरी तैयारी तो आप आ रहे कि नहीं मैदान में? पर्सनल जी पर्सनल। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से अल्लाह को गवाह रख के कह रहा हूं। मेरी बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूं कि मैं जितनी देर सियासत करता हूं सिर्फ इस फिक्र में रहता हूं कि कैसे मुल्क बचे, कैसे समाज बचे, कैसे मिल्लत के नौजवान बर्बाद होने से बचे। इसी फिक्र में हूं कि कैसे ये जालिम हुकूमत हटे, एक ऐसी हुकूमत बने जो दलितों की, अकलियतों की, अति पिछड़ों की हक की हिफाजत करे। मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं कभी नेता से जाके नहीं बोला हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं कभी जाकर के किसी नेता के पास, कोई कह दे पार्टी के एक आदमी के पास, मैं अगर कहा हो कि मुझे टिकट कैसे होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। तेजस्वी जी ने, लालू जी ने बोला कि मुझको अध्यक्ष बनाया, फिर दूसरे बार बनाया तो मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे दूसरी बार बनाया जाए या इसके लिए कोई लॉबी किया। तीसरी बार भी मैं बना तो कभी ये नहीं किया कि मुझे तीसरी बार बनाया जाए, कभी मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस बार भी मैं ऐसा कुछ नहीं इरादा रखता हूं, ना मैं कहीं गया हूं, ना मैं किसी के पास गया हूं। मेरी एक फिक्र है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाएं। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम हर जिला से 10-20 लोग आएगा कि मेरा केस खत्म हो जाए, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया, मेरे यहाँ दंगा किया गया। मैं ये जरूर करूंगा कि उन लोगों को लेकर के जाके उनके काम को करा दूंगा। रहा सवाल इसके आगे पार्टी जो करेगी, मैं अध्यक्ष बनने नहीं गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको अध्यक्ष बन के काम करना है। मैंने कहा ठीक है, पार्टी अगर मुझे फिर कोई जिम्मेदारी देगी कि आपको जाना है फला जगह तो जाऊंगा। लेकिन मैं अपने तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया हूं, किसी भी तरह का आवेदन नहीं दिया हूं, किसी भी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं रखता हूं। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि किसी तरह ये जालिम हुकूमत चली जाए, क्योंकि ये एनआरसी ये लागू कर देगा चुनाव के बाद। मुझे पता है नीतीश कुमार एक बहुत ही जाबिर और जालिम हुक्मरान है। ये इनको खत्म करना, इसको बीजेपी से अलग मत देखिए, ये बहुत जरूरी है। इसको खत्म करने के लिए मेरी सारी मेहनत, सारी तवानाई लगी हुई है, लगती रहेगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा पार्टी जो मुझको कहेगी मैं उस पर काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे मेहमान कारी सोहेब साहब, जो बिहार इलेक्शन और में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी और उसके ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।